स्वागत है आपका जीएस रेसिपी के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमारी सीरीज़ शुरू हुई थी बीपीएससी टीचर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन की पूर्वावलोकन सीरीज़ थी वो हमारी, और उसका पहला वीडियो कल आया था। 50 क्वेश्चन हमने किए थे हिस्ट्री से रिलेटेड एंशिएंट इंडिया के। तो आज उसके आगे की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने 51 नंबर क्वेश्चन से। आइए देखते हैं इसको। जैसे हमने कल किया था वैसे ही हम करेंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, और जहाँ ज़रूरी होगी मैं वहीं पर डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा। अनदर अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक था ऑप्शन ए नान्यदेव। 52 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी ऊपर हमने देखा था कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था और कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। 53 नंबर क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय में। 54 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है कनिष्क। जो आपको पता है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो उसमें से एक कनिष्क के समय हुई थी। तो कनिष्क शासन काल में कौन से नंबर की बौद्ध संगीति थी? तो बौद्ध शर्म धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर है, कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी महाकश्यप। 56 नंबर क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो भगवान महाबुद्ध के पहले निर्माण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो हमारी पहली बौद्ध संगीति हुई राजगीर में। राजगृह भी इसको बोलते हैं, राजगीर राजगृह। 57 नंबर हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन काल की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का उल्लेख यहाँ पर किया गया। मतलब यहाँ पर उनका पूरा पर हमें सही मिलान करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सही मिलान हमारा है। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हमारा हुआ था 3 नंबर लुम्बिनी में। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में हुई थी 2 नंबर। प्रथम प्रवचन उन्होंने दिया था सारनाथ में 1 नंबर। निधन हुआ था इनका कुशीनगर में 4 नंबर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो मैच कर रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी? महात्मा बुद्ध को। ऑप्शन नंबर बी बोध। 59 नंबर क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहाँ? तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, मतलब जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को आंसर है इसका। 60 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता के माना जाने लगा। पहले उन्हें केवल एक उपदेश देने वाला संत माना जाता था, लेकिन उन्हें जो देवता का स्थान कौन से राजा के उसमें प्राप्त हुआ था? उन्हें एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। 61 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? तो 6ठी सदी में विश्व की प्रथम, भारत की नहीं, विश्व की। भारत की तो लक्ष्मीगढ़ राज्य था, विश्व की थी वो एथेंस में थी। और 62 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची किस उसमें उपलब्ध है? तो हमारा इसका आंसर है 16 महाजनपदों की हमारी सूची किस उसमें मिलती है? बी जो हमारा है अगुंतर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची हमें अगुंतर निकाय में मिलती है। ऑप्शन नंबर बी।
63 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी है, गुप्त युग में। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ का विश्वविद्यालय था। यहाँ दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम से दूर तक आज भी बिखरे पड़े हुए हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था, गुप्त राजा के समय। और कहते हैं सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। 64 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय अपना बौद्ध धर्म दर्शन के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध था। दूर दूर से पढ़ने आते थे। इसी की ख्याति के लिए यहाँ पर विभिन्न चीनी यात्री भी आए थे। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मध्यकालीन इतिहास में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। 66 नंबर क्वेश्चन से ये हमारा कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको बीपीएससी प्री में नहीं देखने को मिलेंगे। जो शिक्षक भर्ती है वहाँ पर फैक्ट वाले क्वेश्चन ही आएंगे। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो जो प्रथम मगध साम्राज्य था वो किस शताब्दी में उसका उत्कर्ष हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी, इस क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने नहीं दिया है। आप इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ सकते हैं जो इसमें आंसर दिया गया है। प्राचीन महाजनपद की मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद की मगध की प्रथम राजधानी थी, हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राज, आपको पता होगा घनानंद अंतिम शासक थे नंद वंश के, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उस वंश का अंत करवाया था। तो नंद वंश का अंतिम शासक नंद वंश का शासन का अंत किसने किया था? मौर्य साम्राज्य में। तो मौर्य यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 71 क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो किस लेखक के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर के समय कौन सा था? घनानंद, ऑप्शन नंबर बी। 73, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। जो चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ियों का बना था, ऑप्शन नंबर सी। 74, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने, ये तो आप लोग को पता ही होगा। 75, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो कौन से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने। 76, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था। तो किसके अभिलेख में यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था? 76 में सी, 76 में सी, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख मिलता है उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक था। 77 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। 78, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो एक बौद्ध सभा भी आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑप्शन है। पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल पे बौद्ध सभा स्थापित हुई थी। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो अशोक के जो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसमें कौन सी भाषा मुख्यतः प्रयुक्त की गई है? तो वह प्राकृत भाषा। यहाँ पे आप अशोक के जितने भी शिलालेख हैं मिले गए थे वो कहाँ कहाँ मिले गए थे वो सारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपके दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी।
अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो इसमें ऑप्शन ई दिया गया है कि एक से अधिक थे। तो ऊपर ये भी था कि असंत, शांति एवं अहिंसा भी थी, धार्मिक सहनशीलता, बड़ों का सम्मान। तो यहाँ पर अतः कई उत्तर हैं, तो विकल्प ई है, इसलिए विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। आपको बीपीएससी में भी 5 विकल्प देखने को मिलेंगे। 82 केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो कौन से स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ में, ऑप्शन नंबर डी। 83 अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः अशोक प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 84 क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो राजनीतिक नीतियाँ थी, ऑप्शन नंबर बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इसका भी ऊपर आंसर राजनीतिक विषय पर, चूँकि यहाँ राजनीति ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उत्तर ए। 86 नंबर क्वेश्चन, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। वो 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, आप यहाँ उत्तर पढ़ सकते हैं। पहली थी दार्शनिक, दूसरी थी कृषक, तीसरी थी पशुपालक, चौथी थी कारीगर, पाँचवीं थी योद्धा, छठवीं थी निरीक्षक, सातवीं थी सभासद। ये 7 श्रेणियाँ उन्होंने मेगस्थनीज ने की थी भारतीय समाज की। 87 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किस विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी, वही वह मेगस्थनीज ने किया था मौर्य साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर 88 है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी एक ग्रीक रोमन पेरिप्लस हैं। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों में नेविगेशन, व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था, मतलब पता नहीं है किसने लिखी थी, इसलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र का शासन। ऑप्शन नंबर मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। 91 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? 91 का आंसर है हमारा सी, विम कटफिशेसस। कुषाण वंश के द्वारा मुद्राएं चलाई गई थी, तो उसके शासक थे विम कटफिशेसस, ऑप्शन नंबर सी। 92 कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गांधार शैली किसके समय पे फली फूली थी? कुषाणों के समय पे, ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में आयोजित की थी? तो ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश ने भारत पर राज किया था, तो ऑप्शन नंबर सी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हंथी गुफा लेक के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। 97 है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ई, गुप्त काल में बंगाल में मतलब कई बंदरगाह थे, एक से ज़्यादा बंदरगाह थे। यहाँ पर दिया गया है, गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। तो अगर प्रमुख पूछे ताम्रलिप्ति, जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह ब्रगुगच्छ भड़ौस था। इसका मतलब 2 बंदरगाह थे, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया था? तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा, गुप्त वंश के शासकों ने ब्राह्मणों को और मंदिरों पे सबसे ज़्यादा अनुदान दिया था, ऑप्शन नंबर ए।
99 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसका आंसर है बी, उपज का छठा भाग। गुप्त युग में उपज का छठा भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अधिक थी? तो गुप्त वंश की भागवत संप्रदाय के विकास में अधिक देन थी। तो आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आई होगी और ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। कल हमारे इसके आगे के क्वेश्चन होंगे, तो इस सीरीज़ को पढ़िए और जो आपको आंसर पढ़ने हैं वो आप वीडियो पॉज करके इस पे अच्छे से इसके आंसर पढ़ सकते हैं और इनको नोट भी कर सकते हैं। इस सीरीज़ से आपको डेफिनेटली 30 से 40 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।